सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं पर यूनिट सिस्टम में और आपको धीरे धीरे पर यूनिट का मतलब समझ में आ रहा होगा और ये क्यों करते हैं। बेसिकली पर यूनिट से जितने भी हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम में इंपीडेंस डायग्राम, वैसे तो इंपीडेंस बना रही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे हैं। और ये रिएक्टेंस डायग्राम अगर आपको बनाते आ गया तो आपका 25 to 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फॉल्ट एनालिसिस में। उसके बाद सिर्फ आपको क्या चाहिएगा, फॉल्ट के लॉजिक्स चाहिएंगे फॉल्ट एनालिसिस में, जो कि पढ़ेंगे हम लोग, और आप बड़ी आसानी से यहां पर फॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बेसिक है जो पावर सिस्टम में पूरे हर जगह पे पर यूनिट की बात होगी तो आप अनअवेयर नहीं हो, इसलिए मैंने पावर सिस्टम का ये जो पहला बेसिक टॉपिक है इसी में पर यूनिट को कवर कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको पूरे इंटायर पावर सिस्टम पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करी है वो मिसिंग है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने वहां पर हमको यूज नहीं हुए वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक जनरेटर दे रखा है, दो ट्रांसफार्मर दे रखे हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन TL जिसका इंपेडेंस दे रखा हमें J32 ओम, और लोड से हमारे मोटर M1 और M2 दे रखा है। और यहां पर जनरेटर T1, ट्रांसमिशन लाइन का ZTL, M1 और M2, सबका अपना अपना इंडिविजुअल रेटिंग दे रखा है, ठीक है। और आपसे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, T1 की इंफॉर्मेशन तो है, देखिए इधर 300 MVA, 20 किलो वोल्ट और 10%, मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे रिएक्टेंसेस मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, अपने अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो भी है ये हमारा पर यूनिट रिएक्टेंस। ये पर यूनिट कौन किस पे है, इनकी बेस वैल्यूज पे है, इनकी सारी के सारी खुद की रेटिंग्स के ऊपर का निकाला हुआ पर यूनिट वैल्यू है, ठीक है। और यहां पर T1 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक इंफॉर्मेशन है T2 की, द ट्रांसफॉर्मर T2 इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। तीन अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से क्या बना है, ये T2 ट्रांसफॉर्मर बना है, एंड इच रेटिंग 100 MVA, 127/33 किलो वोल्ट, 10% ड्रॉ पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाए हैं तो अभी आप भूल जाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तीन अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, उनसे बना है 3 फेज, और ये जो रेटिंग दे रखी है एक ट्रांसफॉर्मर की दे रखी है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर की दे रखी है। तो सिंगल फेज में तो लाइन और फेज की बात ही नहीं, मतलब ये जो रेशियोज है ये क्या है, फेज टू फेज रेशियो, क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बात बोली है। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा सर 33 सिंगल फेज में तो होता नहीं है, बट दिया है तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है कि 80 वोल्ट 3 फेज लाइन वोल्टेज है तो उसकी बात माननी पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें लेना पड़ेगा। हम डेटा से छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो ये पता चले गेट के जब एग्जाम में बैठो आप तो क्वेश्चन पूछने लग गए इन्विजिलेटर से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट आता है आप लगाइए, आंसर आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखिए फेज है, तो यहां पर T2 को ध्यान से देखिए, एक तरफ है स्टार और दूसरी तरफ कितना है, डेल्टा है। और स्टार में लाइन वोल्टेज में अगर कन्वर्ट करना है, इसको लाइन वोल्टेज में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, T2, देखिए इधर T2 ट्रांसफॉर्मर, इसकी रेटिंग लिखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो एक अगर सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर 100 MVA का, जब मैं इसको 3 फेज में कन्वर्ट करूं तो 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 100 × 3, तो 300 MVA क्या हो गया, पावर हो गया। साथ में ये जो फेज टू फेज है, कैसे पता चला मुझे फेज टू फेज है, क्योंकि ये सिंगल फेज का रेटिंग का दे रखा है। तो अगर मुझे स्टार में लाइन में कन्वर्ट करना है तो ये फेज है, तो लाइन में क्या रिलेशन होता है, VL = √3 VPH, मतलब 127 × √3, तो तकरीबन 220 के आसपास आ जाएगा। 219 आएगा, बट मैं अप्रोक्सीमेटली उसको क्या ले रहा हूं, 219.97 आएगा, तो 220 ले लेता हूं स्लैश। और डेल्टा में क्या होता है, लाइन और फेज बराबर होते हैं, इस वजह से 33 किलो वोल्ट, और इंपीडेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट इज 10%। बहुत लोग 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, वो पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, 10%। अब चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास जो बचा हुआ T2 था उसका रेटिंग भी आ गया। अब कहीं पर भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेस दे रखा है कि आपको ये बेस सिलेक्ट करना है, नहीं दे रखा है, तो हम अपनी मर्जी से, आप चाहे तो 1000 कुछ भी वैल्यू आप XYZ कुछ भी वैल्यू आप लेके कर सकते हैं। आप अपने मन से MVA को 1000 मान लेंगे, किलो वोल्ट को 100 मान के भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि आप अपने मन से लेने की बजाय इन्हीं कंपोनेंट में से किसी एक को बेस मान लीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां पर जनरेटर को नॉर्मली बेस मान लेता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, यहां पर जनरेटर को बेस मान लिया, तो मैंने यहां पे अजम्पशन क्या ले लिया, सिलेक्ट G एज अ बेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बेस ले लिया है तो MVA जो न्यू होगा,
जो फॉरएवर होगा MVA न्यू वो कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैंने क्या ले लिया है, बेस ले लिया है, तो 300 MVA ये हमारा फॉरएवर न्यू वैल्यू रहेगा जहां जहां पे MVA न्यू की जरूरत पड़ेगी। बट हमेशा की तरह वही वोल्टेज जनरेटर के लिए तो से ठीक है, यहां पे किलोवोल्ट बेस जो कि न्यू है वो इसके लिए अभी कितना आ जाएगा, 20 किलोवोल्ट ही रहेगा। बट ये अभी सिर्फ और सिर्फ जनरेटर के लिए, बाकी सारे कंपोनेंट के लिए बेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सारे कंपोनेंट के लिए बेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए यहां पर 20 किलोवोल्ट, ये जो रेड से लिख रहा हूं ना मैं, रेड से, ये ऑलरेडी जो ब्लैक में लिखी गई है सारी बातें, इनके लिए जितने भी वोल्टेजेस लिखे सारे ओल्ड वोल्टेज, अब मैं न्यू बेस वोल्टेज मानूंगा। ठीक है, न्यू बेस वोल्टेज मैं रेड कलर से लिखूंगा, तो जनरेटर के लिए तो क्या हो जाएगा, 20 किलोवोल्ट ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलिए, अब धीरे धीरे इधर चलते हैं, तो यहां पर जो टर्न रेशियो है, थोड़ी देर के लिए ये जो टर्न रेशियो है वो कितना है, 20/230 किलोवोल्ट, 230 किलोवोल्ट। ठीक है, तो यहां पर इसका प्राइमरी और इसका सेकेंडरी, तो यहां पर इस ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी साइड का जब निकालेंगे तब 20 किलोवोल्ट क्या रहेगा, नया बेस वोल्टेज रहेगा। और सेकेंडरी साइड में जब रेफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 डिवाइडेड बाय 20, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 20 कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा यहां पर सेकेंडरी साइड का भी 230 किलोवोल्ट मिलेगा, 230 किलोवोल्ट मिलेगा। ठीक है, 230 इसका ट्रांसमिशन लाइन का भी 230 रहेगा, फिर इसका भी प्राइमरी और सेकेंडरी और इसका भी प्राइमरी का क्या रहेगा, क्योंकि यहां पर है आपका 220 यहां पर कितना है आपका 220/33 किलोवोल्ट। ठीक है, 33 किलोवोल्ट। बट यहां पर इस प्राइमरी का, ठीक है, तो प्राइमरी का भी क्या हो जाएगा, न्यू वोल्टेज कितना आ जाएगा, 230 ही रहेगा। न्यू बेस वोल्टेज इससे इस वाले T1 ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन और T2 ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के लिए जो नया बेस वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 230। कैसे आया, इसको मैंने शिफ्ट किया है। ठीक है, ये शिफ्ट मैं यहां पर बड़ी आसानी से कर रहा हूं, बट आपको ट्रांसफार्मर में सिखाऊंगा कि डेल्टा स्टार में इस तरीके से शिफ्ट नहीं करते, थोड़ा सा अलग रूल से करेंगे, वो ट्रांसफार्मर में सीखेंगे। ठीक है, अब यहां पर चलिए सेकेंडरी साइड में चलना है, तो इसी 230 को जब उधर शिफ्ट करूंगा तो आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं कि मान लीजिए T2 की तरफ देखिएगा, T2 में आप देखिएगा कि यहां का जो नया बेस वोल्टेज सेकेंडरी साइड का, T2 के सेकेंडरी साइड का नया बेस वोल्टेज ले रहा हूं मैं। ठीक है, नया बेस वोल्टेज ले रहा हूं, तो जब उधर शिफ्ट करूंगा तो बेस वोल्टेज न्यू T2 के साइड में, तो रेफर टू कितना हो जाएगा हमारा, 33 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर तो नहीं करेंगे, और ये इधर की साइड में कितना है, 230 है, इधर कितना है 230, क्योंकि यही 20 किलोवोल्ट इधर जाके 230 बन जा रहा है, और यही जंप करेगा तो यहां पर आ जाएगा ये लगभग 34.5 आ जाएगा। लेट मी चेक, 33 डिवाइडेड बाय 220 इनटू 230 मतलब 34.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 34.5 किलोवोल्ट। ठीक है, तो इधर की साइड का जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 34.5 किलोवोल्ट, और मोटर का भी क्या हो जाएगा, नया बेस वोल्टेज 34.5 किलोवोल्ट ही रहेगा दोनों मोटर का। ठीक है, तो ये जो रेड से लिखे हुए नए बेस वोल्टेजेस लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, नए बेस वोल्टेजेस। चलिए अब क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जनरेटर की बात करेंगे, तो जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर का अगर बात करेंगे तो यहां पर जेट पर यूनिट जो न्यू होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, J.1 पर यूनिट, J.1 पर यूनिट, मतलब 10% है तो एज इट इज क्या हो जाएगा, 0.1 पर यूनिट कर दिया है ना, परसेंटेज को मैंने पर यूनिट में लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसफार्मर T1 देखेंगे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर T1, तो इसका ट्रांसफार्मर T1 को देखिएगा ना, ट्रांसफार्मर T1 को, तो यहां पर जेट पर यूनिट न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेट पर यूनिट ओल्ड, तो ओल्ड कितना है, ओल्ड ये है। ठीक है, तो J 0.1, ठीक है, MVA न्यू, फॉरएवर न्यू कितना है, फॉरएवर क्या है, न्यू 300, और इसका ओल्ड कितना है हमारा 350, ओल्ड कितना है 350, और किलोवोल्ट में ओल्ड ऊपर क्या आता है, ओल्ड आता है, तो ओल्ड कितना है हमारा प्राइमरी साइड। अब देखिए 2 है यहां पर, फिर से मैं कर देता हूं। ठीक है, फिर से अगर मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी, वैसे तो आपको एक ही बार के लिए करना है, या तो प्राइमरी के लिए कर लीजिए, सेकेंडरी कर लीजिए, बट मैंने यहां पे दोनों करके बताता हूं। ठीक है, तो यहां प्राइमरी का लिखूंगा, तो प्राइमरी का ओल्ड कितना है
20, ओल्ड कितना है 20, और नया प्राइमरी का न्यू कितना है, न्यू कितना है 20, और ये हो जाएगा स्क्वायर। और सेकेंडरी साइड का अगर लिखना है, ये प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड का लिखना है ओल्ड, तो ये कितना है 230, और न्यू कितना है हमारा, न्यू कितना है 230 है, न्यू कितना है 230 का स्क्वायर। तो देखिए कोई भी चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैं कैलकुलेशन बाद में करूंगा कि इसका कैलकुलेशन होके कितना आएगा, ठीक है, एक साथ कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का अगर करेंगे यहां पर, तो ट्रांसमिशन लाइन का ZTL, ठीक है, ZTL का अगर मैं पर यूनिट लिखूं डायरेक्टली, तो Z पर यूनिट का जो पर यूनिट लिखूंगा तो एक्चुअल कितना है J32, ठीक है, J32, और यहां पर MVA कितना हो जाएगा फॉरएवर, तो MVA मतलब यहां पर Z एक्चुअल अपॉन बेस कर दूं, अपॉन बेस करेंगे तो बेस क्या हो जाए, Z बेस क्या हुआ kV स्क्वायर अपॉन MVA, तो ऊपर MVA हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाय किलोवोल्ट कितना है, किलोवोल्ट है 230 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करके बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा मोटर M1 एंड M2। उसके पहले मैं ट्रांसफार्मर T2 का देखता हूं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। ट्रांसफार्मर T2 का जेट पर यूनिट अगर मैं न्यू की बात करूं, न्यू, तो ये हो जाएगा ओल्ड कितना है इसका, ओल्ड 10% है यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा J.1, और MVA न्यू कितना है 300, ओल्ड कितना है, ओल्ड MVA ये भी कितना है 300 हो चुका है, 100 नहीं करिएगा, ठीक है, 3 फेज में लिखा है। अब मैं बात करूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो यहां पर प्राइमरी का लिखेंगे तो ओल्ड कितना है प्राइमरी का 220 ओल्ड है, और नया कितना है, नया प्राइमरी का 230 का स्क्वायर, ठीक है, ये है प्राइमरी। और यहां पर सेकेंडरी साइड किसी एक का लिखना है, बट मैं इन दोनों में से या तो आप प्राइमरी का लिखो या सेकेंडरी का लिखो, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैं अभी समझाने के लिए दोनों लिख दे रहा हूं। तो चलिए अब यहां पर ओल्ड की बात करेंगे, 33 ओल्ड है हमारा, 33 सेकेंडरी साइड में क्या ओल्ड है 33, और इधर की साइड में सेकेंडरी साइड में नया वाला क्या है 34.5, तो 34.5। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों का डिवाइड सेम आएगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहां से कैलकुलेट हो जाएगा ट्रांसफार्मर T2। ये यूनिक कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, क्योंकि हर बार तो क्या होता है वोल्टेज सेम हो जाते थे, दिक्कत नहीं आती थी, बट कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे वोल्टेज के ये जो आपका ये वाला वोल्टेज और इनके वोल्टेजेस बराबर नहीं रहेंगे, तब आपको क्या करना है वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं मोटर M1 एंड M2। तो मोटर M1 की बात करें अगर हम लोग, तो मोटर M1 दोनों की रेटिंग अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो एक बार करना पड़ेगा हमें। वोल्टेजेस देखिए इधर, यहां पे मोटर की बात करें तो जेट पर यूनिट न्यू, ओल्ड कितना है हमारा मोटर का, ओल्ड है 10, तो J.1, MVA न्यू फॉरएवर 300, ओल्ड कितना है हमारा M1 का 100, ठीक है, और यहां पे किलोवोल्ट कितना है, ओल्ड कितना है 33, और न्यू कितना है 34.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो भी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद मैं लिख देता हूं M2 का, ठीक है। तो M2 का क्या हो जाएगा, जेट पर यूनिट न्यू, और ओल्ड कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है 0.1, और यहां पर MVA क्या हो जाएगा 200, ठीक है, नॉट 200, 300 है ना, 300, क्योंकि न्यू ऊपर आएगा ना, फॉरएवर न्यू, ओल्ड है 200, और यहां पर 33 ओल्ड है, और नया कितना है 34.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन सबको कैलकुलेट करके हम लोग एक साथ लिख देते हैं। तो मैंने कैलकुलेट करके सारी वैल्यू लिख दी है यहां पर कि पर यूनिट में क्या क्या हो सकती है, सबको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आप भी अपने कैलसी से कैलकुलेट कर लेना, तो यही आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहां पर लिख दिया है। अब चलिए रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, आपको जहां पर एक जनरेटर को जहां पर जिसको बेस माना है वहां से वोल्टेज लीजिए, क्योंकि MVA तो फॉरएवर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेंगे, आपके वोल्टेजेस बदलेंगे अलग अलग लेवल पे। क्यों, बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। और उसी को आप क्या करते
दीजिए, जहां जहां ट्रांसफॉर्मर आए ऐसे चलते जाइए, ट्रांसफॉर्मर आया जंप करा दीजिए टर्न रेशो से, तो उधर का बन जाएगा, फिर जंप करा दीजिए, और प्राइमरी या सेकेंडरी किसी एक को लीजिएगा। अभी मैं दोनों करके बता रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी, या तो इसको कैलकुलेट करो या तो इसको कैलकुलेट करो, इसमें से भी या तो इसको या तो इसको, किसी एक को कैलकुलेट करना है, दोनों को नहीं, ये समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं यहां पर ये रफ कर देता हूं और यहां पर मैं एक रिएक्टेंस डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, तो रिएक्टेंस डायग्राम यहां पर बना देते हैं अच्छे से। तो यहां पर हमारे पास जनरेटर है, तो जनरेटर किस तरीके से बना देंगे हम लोग, ये है हमारा जनरेटर। ठीक है, और यहां पर ये है हमारा ईजी जनरेटर, और ये है ग्राउंडेड। ठीक है, xg1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जाए J.1 पर यूनिट। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का कितना है, T1 ट्रांसफॉर्मर का J0.0857 पर यूनिट। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का कितना है, ट्रांसमिशन लाइन का हमारे पास ये है J0.181 पर यूनिट। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर T2, तो इसका कितना है, J0.091 पर यूनिट। ठीक है, दोनों ट्रांसफॉर्मर हो गए। उसके बाद मोटर हो गए, तो दोनों मोटर का में है हमारी MVA में, मतलब सिंक्रोनस मोटर है ये, तो सिंक्रोनस मोटर है, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, प्लस माइनस, और यहां पर हम लोग बोल देंगे प्लस माइनस, और दोनों को ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने का मतलब है इन दोनों को मिलाना। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग मिला सकते हैं, और यहां पर हो जाएगा E1M और यहां पर E2M। ठीक है, और एक्स मोटर 1 का कितना हो जाएगा, J0.274 पर यूनिट और J.137 पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हमने रिएक्टेंस डायग्राम बना दिया। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे वेरिएशन जितने हो सकते थे वो मैंने सब करा दिए हैं। कुछ बुक्स में आपको स्टैटिक लोड गिवन होता है, बट हम लोग के गेट के सिलेबस में स्टैटिक लोड के ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं है। आपको स्टैटिक लोड गेट के सिलेबस में अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट गेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो इतने वेरिएशन में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके गेट में तो नहीं आते, बट कन्वेंशनली आपके कॉलेज गोइंग जब भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे तो वहां जरूर आएगा एक क्वेश्चन। तो आपको करने का तरीका पता चल गया, रिएक्टेंस डायग्राम बनाने का तरीका पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई है। क्योंकि ठीक है, ये बड़ा तो आएगा नहीं, बट इस डायग्राम को देख के ये डायग्राम जरूर बनाने को आ सकता है, जो कि फॉल्ट में आएगा। ठीक है, बाकी वेरिएशन हम लोग फॉल्ट में देखें। पर यूनिट से सारा वेरिएशन कवर हो गया, इससे बाहर एक शब्द भी नहीं है आपको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि गेट में आने जैसे क्वेश्चंस होते हैं पर यूनिट के ऊपर। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। So in question number 8, a three-phase star-connected load is drawing power star-connected. Here, drawing a power at a voltage of 0.9 per unit and 0.8 power factor lagging. ठीक है, the three-phase base power and base current दे रखा रिस्पेक्टिवली the line to line voltage is अब 0.9 पर यूनिट। अब मैं बोलूं कि यहां पर अगर लाइन जो अप्लाई किया है, थोड़ी देर के लिए स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज वो भी कितना अप्लाई किया है, 0.9 पर यूनिट, और फेज में भी क्या होगा वो 0.9 पर यूनिट। मतलब लाइन की बात करें, फेज की बात करें तो 0.9 एवरीवेयर है। ठीक है, चाहे फेज में बोले चाहे लाइन में। अभी आपसे पूछा है कि आपको रेटेड का कितना है, 0.9, तो हम लोग सबसे पहले रेटेड निकाल लें। तो जो भी अवेलेबल हमारे पास चीजें हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एमवीए दे रखा है, तो यहां से किलो वोल्ट अगर बेस निकालें, तो एमवीए 100 MVA 10⁶ डिवाइडेड बाय √3 इंटू करेंट बेस कितना हो जाएगा, 437.38। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, तकरीबन ये हमारा निकल जाएगा 132 किलोवोल्ट। 132 किलोवोल्ट क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, 132 किलोवोल्ट क्या आ जाएगा, किलोवोल्ट बेस। ठीक है, किलोवोल्ट बेस आ चुका है, तो ये है रेटेड, दैट इज कॉल्ड रेटेड। ठीक है, रेटेड है, और ये रेटेड क्या है, कौन सा है, लाइन है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा है, S = √3 VL/IL, इस वाले फॉर्मूले से किया है हम लोगों ने। ठीक है, और यहां पर रेटेड है, और आपसे क्या पूछा, अप्लाई कितना हुआ, 0.9, तो बताइए लाइन टू लाइन कितना होगा। तो ये है, तो जो नया लाइन टू लाइन वोल्टेज है, वो कितना हो जाएगा, 132, क्योंकि हमें पता है कि पर यूनिट, क्योंकि एक्चुअल पूछा है, मतलब कि पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस। अगर मैं वोल्टेज की बात करें तो V पर यूनिट और V एक्चुअल अपॉन V बेस, और ये क्या है हमारा KV बेस। तो V एक्चुअल कितना आ जाएगा, वोल्टेज एक्चुअल
कितना हो जाएगा, पर यूनिट कितना है 0.9 और बेस कितना है वीबी बेस मतलब किलो वोल्ट बेस 132, तो तकरीबन जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 0.9 ये तकरीबन 118.8 किलो वोल्ट क्या होगा, अप्लाई वोल्टेज होगा। द लाइन टू लाइन लोड वोल्टेज इन किलो वोल्ट इज 118.8 किलो वोल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है आपको से, तो जो भी करंट डेटा है, जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से आपका लाइन वोल्टेज आ जाएगा, जो कि आपका रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा। और आपसे पूछा है कि कितना 0.9 अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0.9 हम लोगों ने पर यूनिट में है, ये एक्चुअल निकालना है, तो बेस है ये, असल में हम क्या बोल सकते हैं बेस, तो बेस क्वांटिटी से हम लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर ये जो रेटेड है, या इसको क्या बोल सकते हैं बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 118.8 किलो वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इफ द कैपेसिटी इज डबल्ड। कैपेसिटी इज डबल्ड का मतलब क्या है, एमवीए रेटिंग एंड वोल्टेज इज हाफ। ठीक है, तो आपको देखते हैं पर यूनिट अगर मुझे रिएक्टेंस निकालना है तो ये कितना होता है, एक्चुअल जो कि ओमिक वैल्यू में होगा, एक्चुअल इनटू एमवीए बेस अपॉन किलोवोल्ट बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो पर यूनिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या है, एमवीए है। इसका मतलब एमवीए कैपेसिटी क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, डबल हो रही है, एंड वोल्टेज क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और ऊपर आके कितना हो जाएगा 1/8। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, ये एक्स जो पर यूनिट है 8 टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट होते हैं पर यूनिट सिस्टम में, और पर यूनिट सिस्टम की एक एक चीज मैंने सारी बता दी है आपके। अगर मैं कंक्लूजन लूं इस पर यूनिट सिस्टम का, तो आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो याद रखना है जेड बेस का, तो जेड बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहली चीज कि यहां पर एक पर यूनिट जो भी हो वो एक्चुअल अपॉन क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, जहां पर वोल्टेज भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज भी देखा था, तो वोल्टेज एक्चुअल अपॉन वोल्टेज बेस भी हो गया था। और नॉर्मली हमारा इंपीडेंस होता है। इंपीडेंस इसलिए होता है कि पूरा पावर नेटवर्क हम लोग इंपीडेंस में या रिएक्टेंस में शो करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, तो दूसरी चीज यहां से एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, जेड बेस इक्वल टू केवी बेस का स्क्वायर अपॉन एमवीए। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है। दूसरा है चेंज इन बेस का जेड पर यूनिट, न्यू अगर ओल्ड पे है और न्यू पे जो फॉर्मूला है वो निकाला हुआ है। बस 2 या 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इंटायर पूरे पर यूनिट सिस्टम में, और सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से बनेंगे। हम लोगों ने गेट के, ये भी एक गेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ईएससी कन्वेंशनल, ईएससी ऑब्जेक्टिव, गेट के ऑब्जेक्टिव और सेमेस्टर वाइज जितने हो सकते थे सारी चीजें कवर करिए। इससे बाहर पर यूनिट का एक भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, जहां मिले आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहिए। ठीक है गाइस, तो आज पर यूनिट का ये सेगमेंट खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे कुछ बेसिक क्वांटिटीज के साथ, कि क्या एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, हर एक चीज पे डेप्थ एनालिसिस पे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने पे भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ मिलेगी मंजिल कभी ना कभी। ठीक है, ओके बाय।